नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों श्रोताओं, हम लोग कार्यक्रम लेकर आए हैं उत्तराखंड में स्वरोजगार की चुनौतियां और विकल्प कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पंत जी, जो कि ईडीवी सॉल्यूशन के फाउंडर डायरेक्टर हैं। ये इनका स्टार्टअप है। उत्तराखंड में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर बहुत अरसे से काफी बेहतरीन काम कर रहे हैं और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रिसर्चर भी हैं। तो हम बहुत सारी बातें आज स्वरोजगार को लेकर करेंगे। सुधीर पंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके रेडियो में के प्रोग्राम में शामिल होने का। तो हम लोग यहाँ पे मैं 2019 में हल्द्वानी में आया और उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए और हमने एक चीज़ ये देखी कि यहाँ पे उद्यमिता की काफ़ी संभावनाएं हैं, पर संभावनाओं के साथ साथ कई सारी चुनौतियाँ भी हैं। तो कई तरह तो कुछ तो इस तरह की चुनौतियां हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी नहीं है कि किस तरह से काम करना शुरू करना चाहिए। क्या हमें एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी होनी चाहिए कि पार्टनरशिप कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। स्टार्टअप इंडिया में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, स्टार्टअप उत्तराखंड में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और उन सब चीज़ों का हम किस तरह से कुछ एडवांटेज ले सकते हैं। तो उसी के तहत हम लोगों ने हाल में ही एक कार्यक्रम किया था जिसमें कि 20 उत्तराखंड से अलग अलग छोटे छोटे जो माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि खाद्य पदार्थ के व्यवसाय में हैं, उन लोगों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया। तो करीब हमारे पास 190 के आसपास एप्लीकेशंस आई थी और ये पूरे उत्तराखंड से थी। कुमाऊं से भी थी, गढ़वाल से भी थी, हर जिले से थी। 5 महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 15 जो थे वो युवक थे जो अलग अलग भागों से आए थे। और हमें बड़ी खुशी कि प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। तो इस प्रोग्राम के तहत हम इन 20 एंटरप्रेन्योर्स को सोनीपत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट है, वहाँ पे हम 4 दिन के लिए लेकर गए थे। अच्छा। और वहीं हम लोगों ने अलग अलग तरह के सेशंस इनके लिए रखे हुए थे और ये 3 तरह के अलग अलग भागों में था। एक तो जहाँ पे कि निफ्टिम के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने थियोरेटिकल नॉलेज शेयर की। दूसरा जो हैंड्स ऑन एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो फूड एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं, जो आप अपनी मार्केटिंग को कैसे बढ़ाएं तो उससे संबंधित काम कर रहे हैं, या आप ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसको कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं, तो उससे संबंधित था। और 2 बड़े अच्छे सेशंस थे जिसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। एक तो था जहाँ पे कि FSSAI के ऊपर, क्योंकि आप जब खाद्य पदार्थ के लिए काम कर रहे हैं तो उसके आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। तो आपको क्या लाइसेंसेस होने चाहिए, किन लाइसेंसेस का क्या मतलब है, आप अपने पैकेट्स में क्या प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरा लेबल प्रिंटिंग के ऊपर था। तो कई बार हम लेबल में जिसे हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो आप ऐसे क्लेम नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास उसकी वैधता ना हो। या जैसे आपने कहा कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, पर 6 महीने के लिए फिर आपको उस फूड की लैब में टेस्ट की भी रिपोर्ट होनी चाहिए। तो नॉर्मली जब एंटरप्रेन्योर्स छोटे होते हैं तो उनको कोई इस तरह से चैलेंज नहीं करता, पर धीरे धीरे जब उनका व्यवसाय बढ़ने लगता है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो तब फिर वो प्रतिस्पर्धा मतलब जो अपने कंपटीटर्स हैं उनकी नज़र में आते हैं और वो फिर ये देखते हैं कि इन्होंने इनके पास वाकई ये सर्टिफिकेशन है या नहीं है, और फिर वो कंप्लेंट करते हैं और फिर इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो ये बड़ा अच्छे सेशंस रहे और जो उद्यमी थे उन लोगों ने मतलब रोज वो सुबह 8:30 बजे से शुरू होते थे, शाम को 6 बजे खत्म होना होता था, पर 7, 7:30, 8 बजे तक चलते थे। और उन लोगों ने मतलब सारे उद्यमियों ने उसमें काफ़ी पैशन के साथ पार्टिसिपेट किया, बहुत प्रश्न पूछे। और उस प्रोग्राम को एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें कि अब हम उनको आगे भी जिसको जिस तरह की सपोर्ट दे सकते हैं तो उस तरह का सपोर्ट दें। बिल्कुल। तो ये 20 लोगों को आप यहाँ से लेके थे जो एंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ पर हैं? हाँ, 20 एंटरप्रेन्योर्स को हम लेके गए थे और उनके आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा और मतलब पूरे ट्रेनिंग का खर्चा एक चेंज वेंचर्स करके ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 8 कंपनी है, उसने IIT कानपुर के साथ मिलकर के इस प्रोग्राम को और निफ्टिम के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को डिलीवर किया था। और मैं उस प्रोग्राम में जो आदित्य जो चेंज वेंचर को लीड करते हैं उनके साथ मैं इस प्रोग्राम को लीड कर रहा था। तो मैंने भी कुछ इसमें सेशंस दिए। एक सेशन मैंने जो बिजनेस मॉडल कैनवस है कि भाई आप अपने जो बिजनेस है उस पूरे बिजनेस को एक पन्ने के ऊपर कैसे समराइज कर सकते हैं
और कैसे आप उसका एक ब्लूप्रिंट देख सकते हैं कि आपके सप्लायर्स कौन हैं, आपके कस्टमर्स कौन हैं, आपके स्टेक होल्डर्स कौन हैं, आपके रिस्क क्या है बिजनेस में। तो उस तरह की आपके एक खाका बन जाता है, तो आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। और दूसरा एक सेशन मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर लिया था कि सोशल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग इन दोनों के ऊपर सेशन लिया था। और काफ़ी सारे सेशंस में सपोर्ट मोड में भी था, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सेशन था या कुछ और सेशन थे, तो उनको एंकर करने वाला काम मैं कर रहा था। अच्छा, तो 2019 से आप काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में, 3 साल लगभग हो गए हैं। क्या देख रहे हैं आप उत्तराखंड में, क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं उद्यमियों के लिए, और किस किस फील्ड में अच्छे विकल्प मौजूद हैं? यहाँ पे संभावनाएं काफ़ी हैं। मेरे ख्याल से जो अभी जो हम देख रहे हैं कि एक तो ये जो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं केवल प्लेन्स एरिया में हो सकती हैं, जैसे उधम सिंह नगर में हो गया, हरिद्वार में हो गया, कुछ हद तक देहरादून में है या रुड़की में है। पर हमारे जो अधिकतर भौगोलिक स्थिति है, परिस्थिति, वो पहाड़ों की है। और पहाड़ों में हमारे यहाँ पे परंपरागत खेती में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मतलब जो हल्दी हमारे यहाँ होती है उसका जो कुरक्यूमिन ऑयल का जो परसेंटेज होता है बड़ा अच्छा है। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी अदरक होती है, बड़े अच्छे मसाले होते हैं, बड़े अच्छे जो ब्राउन राइस कहते हैं वो होता है। अच्छा, तो ब्राउन राइस भी, ब्राउन राइस अच्छा हाँ, जो होता है, हाँ, जो बिना पानी का होता है ऊसर जमीन पर। हाँ। और हम भट्ट कहते हैं पर सोयाबीन के नाम से ये काफ़ी फेमस है। तो इस तरह की काफ़ी सारे चीज़ें हैं जहाँ पे कि काफ़ी संभावनाएं हैं। और हमने देखा कि एक एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने कि फॉरगेटन फ्लेवर्स के नाम पे कि जो हम चीज़ें भूल गए हैं। तो जैसे आज हमारी जो नई जनरेशन है उनको अगर मान लीजिए भट्ट की चुड़कानी बनानी नहीं आती है, या रस भात का रस बनाना नहीं आता है, या बड़े जो हम बनाते हैं वो बनाने नहीं आते हैं, तो उन्होंने उसके रेडी टू ईट मिक्सेस बना रखे हैं। तो वो रेडी टू ईट मिक्सेस हैं, आप उनको लेके आप पता आपको फिर ज्यादा उसके पीछे समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये कौन सा संस्था है, यहाँ उत्तराखंड में है? उत्तराखंड में ही है ये। अच्छा। बल्कि हल्द्वानी में ही बेस्ड है ये। अच्छा। और इसमें जो है मैं बता अभय जोशी करके है। तो अभय जोशी है जो फॉरगॉटन फ्लेवर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा। तो ये है एक। इसी तरह हम सोमेश्वर में गंधर्व गोपाल जोशी हैं। अच्छा। तो इन्होंने भी वहाँ पे ये बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से एक अलग तरह की खेती की जाए ताकि किसानों की इनकम बढ़ सके। तो ये इन्होंने जो आज हम काफ़ी समय से सुन रहे हैं कि सैफरन की खेती के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, पर इन्होंने वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं। अच्छा। तो वो एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं, सैफरन सक्सेसफुली लगा लिया है, अब उसको उसकी खेती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरी इनकी कोशिश होती है कि जो किसान है उसको ये उचित मूल्य दे सकें। तो पता जो जिस मेहनत के अनुरूप वो काम करते हैं, तो गंधर्व काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं जी। एक कविता नेगी और कंचन सिंह कुंवर भी हैं। तो ये भी रानीखेत में, इनको भी द्वाराहाट में शायद गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल लैंड होता है वो अलॉट किया है। और ये भी अलग अलग तरह की चाय बना रहे हैं। तो इम्यूनिटी बूस्टर बना रहे हैं। अच्छा। लेडीज के लिए स्पेशल चाय बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये। जी जी। और उसी तरह एक विनोद कार्की है जो बेड़ीनाग में जो है, बेड़ीनाग एक समय पे बेड़ीनाग चाय के लिए बड़ा फेमस होता था। तो इन्होंने वहाँ पे बेड़ीनाग में जो है एक कोऑपरेटिव बनाई है जिसमें किसानों को जोड़ रखा है। बहुत बड़ी नर्सरी बना रखी है और एक चाय का प्लांट शुरू किया हुआ है। तो ये बेड़ीनाग टी जो अंग्रेजों के समय पे जो ये लोध स्टेट और बेड़ीनाग स्टेट के ऊपर काफ़ी चाय का उत्पादन होता था, तो ये उसको रिज्यूनेट कर रहे हैं। और इनकी चाय जो है ये बहुत सारे नेशनल लेवल के जो एग्जीबिशंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग भी इनको जगह जगह जहाँ भी हो सकता है उनको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे किरण तिवाड़ी हैं नैनीताल में, तो ये इन्होंने पीएचडी हिस्ट्री में कर रखी है। अच्छा। पर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहुत सारी महिलाओं के साथ काम करती हैं, तो उनके साथ ये गोबर के धूप बनाना। अच्छा। और ये भांग की जो रेशे हैं उससे कपड़े बनाना, उसके प्रिंट्स बनाना, तो बड़ा यूनिक टाइप का काम कर रही हैं। और काफ़ी सारी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करती है, बड़ी पैशनेट है। तो ये भी आई थी जी। एक अनामिका है देहरादून में। तो इन्होंने कोविड के टाइम पे बच्चे जो है वो कहीं शहरों में अगर दूर दूर जगहों पे थे, इनके बच्चे जब गए तो उन्होंने उनके लिए खाना रेडी टू ईट बना के भेजना शुरू किया। अच्छा। फिर बच्चों ने इनसे कहा कि आप माँ आप इनको क्यों नहीं आप एक पैकेज फूड की तरह आप देते हो।
तो बड़े अच्छे इन्होंने वो बना रखे रेडी टू ईट पैक्स। इनफैक्ट हम लोगों ने हर एक के पैक्स परचेज किए। हमने चौथे दिन जो है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दिल्ली में जो है इनकी एक एग्जीबिशन हिमालयन बाजार करके लगाई थी, जिसमें कि सब एग्जीबिटर्स ने अपने अपने प्रोडक्ट्स रखे हुए थे और काफी ऑलमोस्ट सबके प्रोडक्ट्स बिक गए थे। तो इन्होंने भी मडवे से ना बहुत बढ़िया पैनकेक बनाने का रेडी टू ईट बना रखा है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है जी। और ऐसे ही एक संदीप करके है, संदीप पंत, तो इनको उसको पहाड़ी भुला भी कहते हैं। अच्छा। और ये आजकल हल्द्वानी बेस्ड है। तो ये जो है जो पीसी लून बोलते हैं ना, पीसी लून, हाँ पीसी लून, जो कि सिलबट्टे में ट्रेडिशनली पीसा जाता था। तो उसी तरह महिलाओं को इन्होंने महिलाओं के साथ एक काम कर रहे हैं और सिलबट्टे में ही पीस के नमक आता है। क्या बात है, उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं। पैकेजिंग करते हैं, बेचते हैं और आपको विश्वास नहीं होगा कि उनका एक नमक शायद 28 या 30 रुपए किलो भी बिकता है। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, किलो के हिसाब से अगर उसका हिसाब, वैसे हाँ, तो छोटे पाउचेज में रहता होगा। छोटे पाउचेज में मतलब आपको 50 रुपए 100 रुपए का भी मिलता है, पर केजी में अगर रेट देखेंगे तो वो 28,000 रुपए केजी तक है और एक्सपोर्ट भी करते हैं। क्या बात है। हाँ, उसी तरह हमारे साथ एक सुनील दत्त कोठारी थे, ये ऋषिकेश की तरफ से थे, तो बड़े हर्बल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एक अनूप डोभाल हैं, वो जूस बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक बड़ा मतलब हमें तो पता नहीं था कि एक जोशी दंपति हैं, मिसेस जोशी और मिस्टर जोशी है। शायद इनकी उम्र जो है वो 65 साल के आसपास की उम्र में होंगी ये। और ये 95 से जो है ये नमकीन बना रहे हैं, कुमाऊं नमकीन के नाम से पिथौरागढ़ में। और इनको देवकी जोशी, और ये तो बहुत पुराना फेमस लोग हैं, बहुत फेमस है। और लेकिन इन जनरल सब लोगों को उनके बारे में पता नहीं था। मतलब जैसे मैं भी यहाँ पे हल्द्वानी में काफी समय से, मुझे भी नहीं पता था। पर ये बड़े पैशनेट हस्बैंड वाइफ हैं, अलग अलग जगह पार्टिसिपेट करते हैं, उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल में काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं। बड़ी अच्छी नमकीनें हैं। इन्होंने जो काले भट्ट होते हैं उसकी भी बड़ी अच्छी नमकीन बना रखी है, तो ये भी थी जी। ओमी गुरु नाम से बहुत लोकप्रिय रहे हैं पिथौरागढ़ में। अच्छा। जो जोशी जी आप बता रहे हैं, उनके बच्चे भी जो हैं वो सभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेजेस में, लेकिन घर पे पूरा ही हेल्प करते हैं जब मेले वेले लगते हैं। तो उनको देख के मतलब बड़ा एक मोटिवेशनल फैक्टर था कि दोनों जने जो है इस उम्र में भी अच्छा बिजनेस सेट है और बच्चे भी सब अच्छे सेट हुए हैं। पर वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे से लेकर रात 8 साढ़े 8 बजे तक बैठे हुए थे। बिल्कुल। इसी तरह एक अमृता करके देहरादून से लड़की थी, उन्होंने दूध का बहुत अच्छा काम शुरू किया है। एक दुर्गा प्रसाद जोशी हैं, तो ये दिल्ली में थे, कंस्ट्रक्शन के काम पे थे, पर कोविड के टाइम पे काम कुछ कम हुआ तो देहरादून चले गए। काफ़ी इधर उधर कोशिश की अलग अलग चीज़ों में। फिर इन्होंने ऑयस्टर मशरूम जो है उसको सीखा कि ऑयस्टर मशरूम कैसे बनाते हैं, उसकी ट्रेनिंग ली और उसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऑयस्टर मशरूम एक बड़ा अलग किस्म का मशरूम है। अच्छा। और इन्होंने ये भी किया कि जो मशरूम ताजा बिक नहीं पाता है तो उसके अचार बना दे रहे हैं, उसको धूप में सुखा के सोलर ड्राई करके उस तरह से भी मतलब बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रखे हैं। वाह, बढ़िया। एक ब्रिगेडियर हरिमोहन पंत जी थे, तो जो करीब 85 साल की उम्र होगी और आप नेचुरोपैथी के ऊपर भीमताल में काम करते हैं। बड़े सज्जन व्यक्ति हैं और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो ये भी काफी हर्बल्स और होम्योपैथी से लोगों को ट्रीट करते हैं। तो ये भी हमारे बीच में थे। क्या बात है, पूरी टीम की आपने पता बता दिया पूरा। हाँ, मतलब काफी सारे लोग थे। एक प्रतीक जोशी थे मेयर पहाड़ से, शिवेद पांडे हो गए, शूरवीर सिंह हो गए थे पौड़ी की तरफ से। तो काफी सारे लोग थे जो कि बड़े पैशनेट तरीके से कर रहे हैं जी। बहुत पर बढ़िया। इनको इस पूरे वर्कशॉप में इन्होंने कई सारी चीजें जो नई चीजें सीखी उनको पता, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हम काम तो कर रहे थे पर हमें चीजें पता नहीं थी। तो ये शायद एक, और ये जरूरी भी है कि प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर आए ताकि वो और बेहतर कर पाए उसको। तो उस पूल का काम आपने किया एक तरह से, इन लोगों को उस माध्यम तक ले जाने का, माध्यम तक ले और आगे भी ये सब करते रहेंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो तमाम सारे लोग आपने बताए, अगर ये हमारी हल्द्वानी शहर के रीच में है तो कभी इनको हमारे स्टूडियो में जरूर लाएं। हम हर एक के अनुभव जानना चाहते हैं। ठीक है, कभी हम चाहेंगे कि आप लाएं। जरूर, मैं जरूर लेके आऊंगा। तो और क्या लगा आपको कि दिक्कतें, ये सब क्या दिक्कतें हैं? और जो उद्यमी हैं कि वो प्रोफेशनल नहीं है, उनको बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, ऐसा आपने महसूस किया? तो ये दूसरा जो एक कॉमन एक चैलेंज हमने देखा कि यहाँ पे ना कोरियर सर्विस के थ्रू सामान भेजने बड़ा महंगा पड़ जाता है। मतलब स्पेशली हल्द्वानी तक, या जो हल्द्वानी है, देहरादून है या ऋषिकेश हरिद्वार है, जो बेस सिटीज़, बड़ी सिटीज़ है, उस तक तो सब कुछ ठीक है। पर उसके बाद अगर आपको पहाड़ों में कोई चीज़ भेजनी है या वहाँ से कलेक्ट करके आगे ले जानी है, तो दोनों टू एंड फ्रो जो है एक बड़ा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है। तो
आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी महंगी हो जाती है कि आपका जो मटेरियल है, आज हम देखते हैं कि कोई चीज़ हम पैकेट 200 या 250 रुपये का एक पैकेट देखते हैं, पर उसमें करीब करीब 100 रुपये का जो खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के ऊपर आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कई बार हमको ये लगता है कि फ्लिपकार्ट है या जो ई कॉमर्स साइट है, अमेजोन है, इसके ऊपर प्रोडक्ट्स बिकते तो दिखते हैं, पर जो सेलर्स हैं वो बताते हैं कि भाई वो 40% कमीशन दे रहे होते हैं, 50% कमीशन दे रहे होते हैं। तो वो उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, उनको बेटर कमीशन तब मिलने लगता है जब वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाता है। तो कई ऐसी चीजें हैं प्रैक्टिकली जो कि हमें दूर से देख के तो सब अच्छा लग रहा होता है, पर जब उसको पास में जाते हैं तो वहां पे एक चैलेंजेस नजर आती है। और सबके लिए एक हम कैसे ग्रो करें, हम अपनी मार्केटिंग कैसे बढ़ाएं, तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि हम कैसे करें। तो हमने एक दिल्ली में बड़े अच्छे कंसल्टेंट जो कि बहुत सीनियर लेवल पे प्राइवेट सेक्टर से रिटायर हुए हैं, तो वो अपना उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उनके साथ एक टाई अप किया कि वो 5,000 रुपीज अ मंथ के हिसाब से आपको महीने में 6-7 बार आप उनसे बात कर सकते हैं और आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे। तो कुछ लोगों ने उस पैकेज को लिया ताकि उनका बिजनेस ग्रो कर पाए। जी, तो काफी अच्छी बातें आपने बताई, बहुत सारे उद्यमियों के नाम बताए, उनका काम आपने बताया। चलते चलते कोई संदेश आप देना चाहें? ये कि हमारे उत्तराखंड में काफ़ी संभावनाएं हैं, चाहे वो फूड सेक्टर हो, चाहे वो टूरिज्म से रिलेटेड हो। टूरिज्म में जो है होम स्टेज हो गए, होटल्स हो गए, रिसोर्ट्स हो गए। गढ़वाल की साइड तो वैसे ही 4 धाम की यात्राओं से काफ़ी फेमस है। उसी तरह ये कुमाऊं की साइड में नैनीताल हो गया, मुक्तेश्वर हो गया, रामगढ़ हो गया, पर उसके आगे भी बड़ी बड़ी सुंदर जगह हैं, जैसे चौकुड़ी हो गया, उधर गंगोली हाट में माँ हाट काली का मंदिर हो गया, पिथौरागढ़, मुंशियारी, ये सारी जगह है। तो यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं हैं और ज़रूरत यह है कि हम यहाँ के लोगों को एक जिसमें कि ओपन यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा काम कर सकता है कि एक स्किल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग दे, सर्टिफिकेट दे और लोगों को ये ज्ञान मिले कि अगर मुझे एक होम स्टे चलाना है तो उस होम स्टे को कैसे एक अच्छे होम स्टे को चलाया जा सकता है, और सरकार की कौन सी स्कीम है जो कि उस स्कीम की जानकारी भी मिले कि आप उस स्कीम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। कई बार लोगों को पता नहीं होता और फिर वो दर दर भटक रहे होते हैं कि आज ये कागज़ पूरा नहीं है, कल वो कागज़ पूरा नहीं है। तो उस तरह का शायद एक ओपन यूनिवर्सिटी बड़ा अच्छा काम कर सकती है कि एक ऐसे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दे जो कि हमारे जो हम रिवर्स माइग्रेशन की बात करते हैं, पलायन को रोकने की बात करते हैं, तो उसकी काफ़ी संभावनाएं हैं जिसको कि शायद ओपन यूनिवर्सिटी को फिल कर सकती है। जी जी जी, बाकी रेडियो के लिए हम आपका भी सहयोग चाहेंगे कि रेडियो के जरिए भी लगातार इस पर बातचीत हो। ठीक है, तो आपसे हम चाहेंगे कि आप करें। जी, मुझे खुशी होगी कि आपके साथ मैं जुड़ा रहा हूँ। जी, तो सुधीर पंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त हमारे तमाम श्रोताओं को देने के लिए। धन्यवाद सुनीता जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारा YouTube चैनल है, Facebook पेज है, उन जरिए से भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।